डेली वेज की बददुआ किसी को जीने नहीं देती आराम से, क्योंकि हम लोग काम करके खाने वाले लोग हैं, हम भीख मांगने वाले लोग नहीं। अपने हक के लिए अगर आज 561 या 62 दिन हो गए तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन अपने हक के लिए हर उस दरवाजे पे जाएंगे जहां से हमें उम्मीद होगी। जो डेली वेजर्स लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनमें भी जो कुछ डाउट था वो थोड़ा बहुत अब क्लियर हो चुका है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र सिंह ताज जी हैं और रवि हंस जी, दोनों ही हमारे पुराने मित्र भी हैं, बड़े पुरानी एफिलिएशन है हमारे इनके साथ। आप दोनों का स्वागत है। क्या मैं रवि जी शुरुआत आपसे करूंगा, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा निजाम बदला है, थोड़ा सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आया है और आपकी उम्मीदें बढ़ी है? बिल्कुल विनोद जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और निजाम बदला है, हमारे सन ऑफ द सॉइल अटल डुल्लू जी जो जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी का पदभार संभाला है, तो एक तो वेल नोइंग है जम्मू के हालात से भी, और पीएचई के साथ उनका जो है पारिवारिक रिश्ता रहा है। उनके फादर साहब जो हैं वो पीएचई में चीफ इंजीनियर रह चुके हैं, और वो काफी, मुझे लगता है, जानकारी रखते हैं पीएचई डिपार्टमेंट की। जो हमारे पूर्व में यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब रहे हैं, अरुण कुमार मेहता साहब, वो उनको तो मुझे लगता है कोई एलर्जी थी डेली वेजर के साथ, वो तो कभी भी डेली वेजर के हक में उन्होंने बात तक नहीं की। हाँ, अटल डुल्लू जी ने पिछले, शायद आपको याद होगा, आपने काफी कवरेज की है, हमारा एक इशू बना था 12 वोचर का, जिसमें हमारे डेली वेजर को बहुत ज्यादा हरासमेंट सहनी पड़ी। और अटल डुल्लू जी ने जब फाइनेंस कमिश्नर का पदभार संभाला तो हम उनके साथ मिले थे 29 नवंबर 2021 में। तो डुल्लू साहब ने हमें एक ही बात कही थी कि 8 दिन के अंदर इस मसले का मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो ठीक 8वें दिन 8 दिसंबर को उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि ये जो 12 वोचर का है इनको रिलैक्सेशन देके इनकी वेजेस रिलीज करो। तो उस नाते हम ये समझ सकते हैं कि, उम्मीद भी रख सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा उनका आना बेहतर साबित होगा, और अच्छा काम करने की में रुचि भी रखते हैं। तो अभी तक तो हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई है। परसों हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा साहब की तरफ से इन्विटेशन आया था, जो अचानक हमें 1 बजे के करीब करीब मैसेज आया कि आपको बुलाया गया है। तो काफी सारी चर्चा उनके साथ हुई है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हुई है। कुछ मुद्दों पे वो हमारा पक्ष जानना चाहते थे कि अगर रेगुलराइजेशन आप मांग रहे हो तो हम किस तरीके से आपको रेगुलराइज कर सकते हैं। वो सारी चीजें हमने उनके सामने रख दी है, उनको तरीके भी बता दिए हैं। और मुझे लगता है कि शायद अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आने वाले समय में डेली वेजर के लिए भी कोई अच्छा हो सकता है। चलिए चलिए, ताज साहब से पूछते हैं। रवि जी, आपको मैं रोकूंगा। ताज साहब, अब कोई इसमें फार्मूला बकाया तो है नहीं है, इतने फार्मूले डिस्कस हो चुके हैं, फिर क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आपको बुलाते हैं? बताइए क्या फार्मूला चाहिए आपको? देखिए, जैसे आपने सारी खुद ही चीजें कहा ट्रांसपेरेंट है, सारी चीजें क्लिस्टर क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, जैसे आपने कहा निजाम बदला तो कुछ आपकी उम्मीदें भी बड़ी हैं। तो उसी तरीके जब निजाम बदला तो नीचे तक जो ऑफिसर थे, जैसे मेरे साथी ने पहले कह दिया कि जो पहले हमारे सीएस साहब थे उनको एलर्जी थी, लेकिन नीचे जो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी, जितने ऑफिसर थे, वो तमाम हमारे हक में थे और ये कह रहे थे कि आप बैकबोन इस डिपार्टमेंट की। वो क्योंकि कभी कहीं ना कहीं वो लोग ग्राउंड पे जाते थे, चाहे शालिनी काबरा साहब हो, अटल डुल्लू साहब हो, कोविड के दौरान इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, ये हर एक आदमी जानता है, ग्राउंड से जुड़े लोग हैं। तो अटल डुल्लू जी के जैसे है कि इनके फादर साहब हमारे चीफ इंजीनियर थे, हमारे पीएचई के पारिवारिक सदस्य या फैमिली मेंबर के तौर पे हम इनको देखते हैं, लेकिन इनके फादर के टाइम रेगुलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो उस नाते भी बाय ब्लड भी इनको और बाय फैमिली मेंबर के तौर पे भी। और दूसरा ये है कि एज ए लोकल हम ये उम्मीद करें उनको ये मुद्दा अच्छी तरह पता है। तीसरा ये है कि अगर किसी के दिल में दया दृष्टि है या उनको पता है कि कोई मेरिट पे अगर कोई आज क्वालिफाई कर रहा है, लोगों की कोविड में हो या कहीं भी हो, बर्फबारी में हो, डेली वेजर कहीं भी पीछे नहीं हटा, अपनी ड्यूटी से कोताही कभी नहीं की। तीसरा इशू ये है कि हम लोग पिछले 30 साल से लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं, और डुल्लू साहब को भी इस एडमिनिस्ट्रेशन में आए 25-30 साल हो गए, और आज उनके हाथ में अगर हमारे किस्मत का फैसला लिखने कलम उनके हाथ में है, तो हम ये उम्मीद करेंगे वो जरूर हमारी मदद करेंगे।
हमें उनकी थोड़ी सी मदद चाहिए, थोड़ा पुशअप करें। हमारा मसला ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन इसको जैसे धुंध हुई है, शीशे पे थोड़ी डस्ट पड़ी है, उसको साफ करेंगे तो एक थोड़ा सा प्रयास करेंगे वो, तो हमारा मसला हल हो जाए। क्योंकि पहली सरकारों ने SRO 64 बनाया या SRO 520 था, नया कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर किसी ऑफिसर को उसके दिल में नेगेटिविटी होगी तो वो जो अच्छी बात है उसको भी नेगेटिव तरीके से LG साहब के सामने पेश करेगा। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि CS साहब जो है हमारे डुल्लू साहब, ये भली भांति जानते हैं और तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो कहते हैं पॉजिटिव हैं, बात सुनते हैं। और हम ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि पिछले 1.5 साल लगातार बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हों या सांसद साहब हों या और ऑफिसर, उन्होंने ट्राई की कि चीफ सेक्रेटरी साहब से, अरुण कुमार मेहता साहब से हमारी बातचीत हो। कई बार उन्होंने कहा ठीक है हम बात करेंगे, लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया जाता था। क्यों? हमें खुद हैरान है कि किसी ने अपनी पॉकेट से पैसा देना नहीं है। मैंने आपके साथ डिस्कशन में एक बार शायद पहले बोला था कि 2009 से 2014 तक जो लोग जिनके पास फाइनेंस था वो भी इसी तरह तरीके के एटीट्यूड रखते थे। तो लेकिन आज वो कहाँ है? डेली वेज की बददुआ किसी को जीने नहीं देती आराम से, क्योंकि हम लोग काम करके खाने वाले लोग हैं, हम भीख मांगने वाले लोग नहीं। अपने हक के लिए अगर आज 561 या 62 दिन हो गए तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। लेकिन अपने हक के लिए हर उस दरवाजे पे जाएंगे जहां से हमें उम्मीद होगी। चलिए रवि से जानते हैं। रवि जी, मुझे वो दिन याद है, मैं सुबह सुबह राजौरी में गया था जब गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पे रैली को एड्रेस किया था। वक्त दोबारा आ गया है, आप उसी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। 9 तारीख को दोबारा गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? मिलेंगे? देखिए विनोद जी, अभी तक तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, और उसका कारण ये है कि अभी हमारे CS जो नए आए हैं, हम एक बार भी उनसे नहीं मिले हैं, और हम नहीं चाहते कि उनकी भी जब तक हमारी उनसे कोई बातचीत ना हो, और हम कोई गलत कदम उठाना नहीं चाहते। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि हमारी रेगुलाइजेशन हमें दे दो। कई बार मुझे भी ये चीजें सामने आ रही है कि एक आप ही हो जो भाजपा के खिलाफ जो खुलकर बोलते हो और भाजपा की नाक में आपने दम करके रखा है। तो मैं हमेशा आज आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि भाई हमारी पर्सनली बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि हमारा हक जो भी है वो हमें दे दो। और भाजपा आज सत्ता में है, हम एक ही विचारधारा से संबंधित है और कहीं ना कहीं एक नाता जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो आज हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, जिनके पास आज ताकत है, तो कौन हमारी बात करेगा? जम्मू को आखिर इंसाफ दिलाएगा कौन? जम्मू के लोगों ने अगर 25 MLA दिए, इसीलिए दिए कि जम्मू के हित की बात करेंगे। 2 सांसद दिए, जबकि वो सांसद नहीं बन पाते थे, लेकिन जम्मू को लोगों को लगता था कि कश्मीर वाले हमारे साथ गलत करते हैं, और होता भी था, ऐसा नहीं है। और उसका सबूत है कि 11,129 लोगों को 2004 में रेगुलाइज कश्मीर में किया गया और 755 लोगों को जम्मू में किया गया, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था कि जिसने बीजेपी को सत्ता का सुख भोगने का मौका दिया था। लेकिन आज अगर ये लोग खामोश हो जाएंगे, हमने बाकी वालों को तो वोट दिया नहीं, इसलिए हम बाकी वालों को विरोध नहीं करते, लेकिन उन लोगों को हमने वोट दिया है, इन लोगों को हमने समर्थन दिया है, इनके लिए हमने काम किया है, इसलिए विरोध भी डटकर करेंगे। अगर समर्थन डट के किया था, विरोध भी डटकर करेंगे। लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम अमित शाह जी के आने पर विरोध करें। उससे पहले हम चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब से एक बार हमारी मुलाकात हो जाए, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, उनका रवैया हमारे प्रति क्या है। जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक हम उनको कोई ऐसा उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा नहीं करेंगे। चलिए, मैं ताज साहब से जानना चाहूंगा। ताज साहब, जब CS, मैं नहीं कहता कोई ऑफिसर गलत नहीं करता, अपना जितना कॉम्पिटेंट वो होता है उसी हिसाब से काम करता है, उनका नजरिया अलग होगा सोचने का। जब उन्होंने कहा था कि बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है, 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है, तब आपको थोड़ा सा गुस्सा आया था? और जब उनको एक्सटेंशन की एक उम्मीद थी, एक्सटेंशन नहीं मिली, तब आपको कैसा फील हुआ था? विनोद जी, एक पहले मैं थोड़ा सा जवाब, अमित शाह जी का जो आपने कहा कि विरोध का, देखिए हम विरोध करके न्यूज बनाने के चक्कर में नहीं है, हम लोग विरोध उस पॉइंट पे करते हैं हमारा कहीं से मसला हल हो जाए। दूसरा, जैसे आपने CS साहब के कहा कि उन्होंने कहा बैकडोर, अगर हम बैकडोर हैं तो उनकी नाक के नीचे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोग रेगुलाइज हो जाएंगे, वो भी हमारी तरह लगेंगे।
पीडीडी को उन्होंने 20,000 पोस्टें बोली कि अपना एलजी साहब ने बोली, तो वो भी हमारे तरह लोग लगे हुए हैं। ये सिर्फ पीएचई के लिए बोल देना या बाकी डिपार्टमेंट के लिए बोल देना, ये बैकडोर है। आप हमें बताइए, हमारे बाद कई स्कीमें बनी 94 के बाद, कई लोग रहबरे तालीम कर, रहबरे खेल कर, रहबरे इज्तिहाद कह रहे हो, ये लोग सब स्कीमें हमारे बाद बनी। तो हमारे लिए भी ऐसा ही कोई वन टाइम सेटलमेंट का प्रोग्राम बन सकता था अगर कोई पॉजिटिविटी से सोचता। तो हमने शुरू से ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर जम्मू कश्मीर को कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, तो पीएचई डेली वेजर हो या कोई और डेली वेजर, एक वन टाइम सेटलमेंट के तौर पे 1,000-2,000 करोड़ की इस मसले को वंस फॉर ऑल हल करें। जैसे उन्होंने 370 के टाइम ये कहा था, धारा 370 के बाद अगर जम्मू कश्मीर को बड़ा मसला है, वो 60,000 डेली वेज रहे, तो आज 60,000 भी नहीं, आज 40,000 के करीब रह गए। मंशा क्लियर होनी चाहिए, काम कोई भी बड़ा नहीं है, काम करने की मंशा क्लियर होनी चाहिए। हम इसीलिए कहते हैं ये इंसानी नजर से देखा जाए, ह्यूमन इशू है, इसको कानून की नजर से ना देखा जाए। ये हमारे पहले दिन से स्टैंड है। अगर हम लोग काम नहीं करते तो कोविड में हमसे काम क्यों लिया गया? अगर हम बैकडोर हैं तो हमारा पेंडिंग हम पिछले 562-63 दिन से बोल रहे हैं। वो चीफ सेक्रेटरी मेहता साहब भी 1.5 साल रहे, हम उनके टाइम भी ये बोलते हैं अगर आपको लगता हम बैकडोर हैं, हमारा पेंडिंग दे दो जो सरकार के बकाया है, आप एक ऑर्डर निकालो, ये लोग सब निकाल दो, हम देखते हैं ये सिस्टम कैसे चलता है, चाहे वो पीएचई का हो, पीडीडी का हो, म्यूनसिपैलिटी का हो, कोई कहीं भी जो लोग लगे किसी ना किसी तरीके से लगे, वो लोग कैसे सिस्टम चलने। आज की डेट में निजाम की रीढ़ की हड्डी डेली वेजर पीएचई में एसेंशियल सर्विस के तौर पर काम करता है, बाकी डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन पीएचई का डेली वेजर कोविड हो कुछ भी हो, ना छुट्टी ना कोई मेडिकल व्यवस्था, बच्चों के लिए एजुकेशन के हमारा परमानेंट साथी है उसको 54,000 2 बच्चों के लिए मिलता है, हमें 54 रुपए नहीं मिलते। तो यूटी बनने के बाद हमें क्या बेनिफिट हो, हमें भी ये बताया जाए। हम ये कहते हैं बैकडोर कौन है उसको क्लियर करो, लेकिन बैकडोर पे आज कुछ लोग लगे किस बड़ी बड़ी पोस्टों में पहुंचे। कभी टाइम आएगा जब हमें ये निकालेंगे, हम भी बताएंगे वो लोग किस किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से आए लोग। तो वो कहने का नहीं है, हमारा मंशा क्लियर है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें रेगुलाइज किया जाए, नहीं रेगुलाइज करना हमें क्लियर किया जाए। ये बीच में लड़का के रखा हुआ है कि आप लोग बैठो रहो, एक डंडा लेकर दिखा देना, ये लोग चुप हो जाएंगे। तो हम लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम चुप नहीं हुए। रवि जी, आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम में जो बदलाव आया है, अतुल डुल्लू लोकल हैं, जेएंडके के हैं, वो सीएस आए हैं, क्या फुटफॉल भी मैंने देखा है, सेक्रेटरीट में आने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ी है, क्या आपको लगता है कि आपकी सुनवाई हो रही है अब, हल्की फुल्की ही सही? विनोद जी, पहली बात तो मैं एक चीज आपको आज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डेली वेजर के मुद्दे को पर्दे के पीछे लेकर के काफी मेहनत कर रहे हैं। और जहां तक मेरे पास जानकारी है 2 बार अमित शाह जी के साथ भी इस मसले पे डिस्कस हो चुकी है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, कि प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जम्मू से जब तक कोई प्रपोजल जाएगा नहीं, सेंटर तब तक किस चीज को अप्रूवल देगा। मसला ये था कि जब तक यहाँ पे अरुण कुमार मेहता थे, उन्होंने एक ही कसम खाई थी, शायद उनका कोई बीजेपी के साथ उनको एलर्जी थी, और जैसे ही वो फाइनेंस कमिश्नर बने, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का बनाया हुआ एसआरओ है 520, जिसको पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन सरकार ने बनाया। नवीन कुमार चौधरी जब तक रहे, उन्होंने 578 लोगों को रेगुलराइज किया, अप्रूवल दी। जैसे ही फाइनेंस कमिश्नर अरुण कुमार मेहता बने, तो हमारी बदकिस्मती है कि उस इंपावर कमेटी का हेड जो था वो फाइनेंस कमिश्नर था। जैसे ही अरुण मेहता जी कुर्सी पे बैठे, इन्होंने उस इंपावर कमेटी को कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं की, और उसके बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट हो गई, उसके बाद इन्होंने एक बहाना बना लिया कि एसआरओ 520 जो है नल एंड वाइट हो गया। और उसके बाद 2020 अगस्त में एक सिंगल ऑर्डर हुआ है उस एसआरओ 520 के अंदर। हमारी परसों भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि एसआरओ 64 खत्म हो गया है। तो फिर मैंने उनको बताया कि एसआरओ 64 खत्म नहीं हुआ है। 8 सितंबर को वंदना गुप्ता एक उधमपुर में एक ऑर्डर हुआ है उसमें 64 में। तो ये सारी चीजें उनके साथ परसों भी डिस्कस हुई है। मसला ये था कि अरुण मेहता साहब चाहते ही नहीं थे, उन्होंने कभी सेंटर के साथ कभी भी पिक्चर जो है सही नहीं दिखाई। वो हमेशा एलजी साहब को भी गुमराह करते रहे कि ये बैकडोर हैं। सच्चाई ये है कि वो हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहते थे। हमने किसी के थ्रू उनके
कोई अच्छे जानकार थे, उन्होंने उनसे कहा भी था एक बार कि ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज इन्होंने मुसीबत बनाई हुई है, एक बार इनसे बैठो और बात करो। तो अरुण मेहता जी का साफ जवाब था कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, ये सारे कानून जानते हैं। तो वो इस चीज को मानते भी थे कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है। अगर वो बैकडोर थे तो सबसे बड़ी चेयर उनके पास थी। अगर 2.5 लाख वो कह के तो चले गए कि बैकडोर हैं, लेकिन अगर उनके पास इतनी पावर थी तो उन्होंने 2.5 लाख लोगों को डिसएंगेज क्यों नहीं किया? लगभग 3 साल वो भी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। ये सिर्फ एक गुमराह करने का उनका प्लानिंग थी, कि मुझे लगता है कि वो चाहते ही नहीं थे कि बीजेपी यहाँ पे अच्छे तरीके से सरवाइव करे। वो तो खत्म तो वो बीजेपी को करना चाहते थे, लेकिन करते करते उन्होंने डेली वेजर का सत्यानाश कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट का सत्यानाश कर दिया। जितने भी स्कीम वर्कर थे उन्होंने किसी का कुछ नहीं किया। जबरदस्ती जम्मू की जनता पे मीटर थोप दिए, स्मार्ट मीटर थोप दिए, प्रॉपर्टी टैक्स थोप दिया, स्मार्ट सिटी के तहत लोगों को नाक में दम करके रखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जम्मू की बीजेपी का भी फेलियर रहा है कि टाइमली वो अपनी जनता के साथ खड़े नहीं हो पाए। अगर ये सही तरीके से केंद्र के साथ ही ये चीजें डिस्कस करते तो शायद इतना बुरा हाल जम्मू की जनता का नहीं होता। हाँ, आज सीएस आए हैं तो हम ये उम्मीद करेंगे कि वो प्रपोजल सेंटर तक भेजें। अगर सेंटर उसको डिनाई करता है तो अलग बात है, लेकिन मुझे जहां तक श्योरिटी है कि अगर ये सेंटर तक डेली वेजर का प्रपोजल भेजेंगे तो सेंटर उसको कभी भी नहीं रोकेगा। मैं तार साहब से जानना चाहूंगा, तार साहब आप मुझे ना दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जब से आपने एजुकेशन शुरू किया है रिसेंटली जो लगातार चल रही है, कितने लोग रिटायर्ड हुए, किसके घर में राशन या किसी घर में कुछ पैसा गया सरकार की तरफ से, और इस दौरान कितने लोगों की डेथ हुई है जो एसआरओ 43 का डिजर्व करते थे? देखिए विनोद जी, आज तक टोटल 562 दिनों में कम से कम हमारे कोई 111-12 लोग जो है वो हर 30 को रिटायर होके चला गए, 60 साल के हो गए। उसके अलावा 30-35 लोग ऐसे हैं जो लोग जिनकी डेथ होगी, चाहे वो मेडिसिन की वजह से हुई, मेडिसिन नहीं प्रॉपर ले सके, या सुसाइड करके, या डिप्रेशन का शिकार होके, अलग अलग तरीके से। मैंने आपको सुना, परसों हमारे साथ हमारा एक उधमपुर का साथी था, वो जम्मू में ड्यूटी, उसकी बेवा 30-32 साल की जवान 2 छोटे छोटे बच्चे लेके आई थी, कहती 3 साल हो गई उनके डेथ को, हमें घर खाने को हमारा पेंडिंग यहाँ है, वो नहीं दिया जा रहा। ये हमने परसों प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के सामने बात रखी कि सर हालात ये है। और कल उन्होंने एक लेटर निकाला कि जिनकी डेथ हो गई है, जो रिटायर हो गए, उनकी कितनी पेंडिंग बनती है, वो मेरे को 2 दिन, आज का दिन था उनका, 2 दिन दिए थे, 2 दिनों में उनकी डिटेल दी जाए। और हमें उम्मीद है कि इस अगले हफ्ते जिनके डेथ हो गई है प्लस जो रिटायर हुए उनके जो पेंडिंग है, जो सरकार के पास बकाया, वो जल्दी इशू हो जाएगा। इससे पहले 320 लोग जो 2007 में से लेके या 8 से या 5 से लेके जिनकी डेथ हो गई थी, 320 लोगों को हमने पैसा दिलवाया। और भी जो बचे हुए हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि रिटायर हो गया जिसकी डेथ हो गई, या कोई बीमार साथी है, या किसी की बच्ची जवान है, या किसी के बच्चे को हायर एजुकेशन की पैसा चाहिए, वो तो कम से कम दिया जाए। सरकार से हमको अपना लोन नहीं मांग रहे, सरकार से अपना पैसा मांग रहे। अगर सरकार हमें अपना पैसा नहीं देगी, उसके लिए दर दर खजल होना पड़ेगा। ये एजिटेशन इसलिए शुरू होती है कि सरकार की तरफ से शोषण किया जाता है। अगर सरकार ठीक तरीके से दे दे तो हमें क्या जरूरत है आज 562 दिन से एजिटेशन करने की? मजबूर होकर आदमी घर से निकलता है। जी साहब, आपने ठीक किया, 562 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। और मुझे लगता है रवि जी को भी पता होगा, डे 1 से जब आपने शुरू किया था एजिटेशन, तभी से मैं आपके साथ चलता आ रहा हूँ, रफ्ता रफ्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका सपोर्ट भी करता रहता हूँ। लेकिन रवि जी, क्या लगता है आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या होगा? अब आपको थोड़ी उम्मीदें बड़ी हैं मुझे लगता है। जी विनोद जी, हम तो कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। और की हुई मेहनत, हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो हम मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। पिछले 562 दिन से लगातार बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी चंदे के इस एजिटेशन को हम चला रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम, बाकी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी पे इतना तो हमें विश्वास है कि ऊपर वाला कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। जहां तक हमारी कोशिश हो सकती थी, जितना हमारा कद है उससे ज्यादा मेहनत हमने कर ली है। और मांग भी हमारी बिल्कुल जायज है, इलीगल चीज हम कोई नहीं मांग रहे सरकार से। और इन अरुण मेहता साहब के जाने के बाद
थोड़ा सा एटीट्यूड जो एडमिनिस्ट्रेशन का दिखा है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ बेहतर हमारे लिए जरूर होगा। तो अरुण मेहता जी के लिए एक चीज जरूर कहूंगा आज, कि शायद उन्होंने अगर डेली वेजर को प्रेफरेंस दी होती तो जो उनका मोटिव था, जो वो चाहते थे, शायद वो पूरा हो जाता। उन्होंने सोचा कि डेली वेजर की कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी एड़ियां रगड़ी थी, दिल्ली में जाकर के नाक भी रगड़ी थी कि मुझे एक्सटेंशन दे दो। लेकिन किसी के साथ बुरा करने का नतीजा यही होता है कि अपना भी सीआफ करने के लिए भी उनका काम जो है उनको नहीं गया। उनको ऐसे जैसे चोर भागते हैं, इस तरीके से उनको जम्मू से भागना पड़ा, सेक्रेटरीट से सीधा एयरपोर्ट पे जाना पड़ा। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है एक आईएएस ऑफिसर के लिए, जो इतनी बड़ी चेयर पे बैठा हो और उसका स्टाफ ही उसको सीआफ करने ना आए, तो उसको खुद सोचना चाहिए मैंने क्या। रवि मैं माफी चाहूंगा, मैं एक मिनट चाहूंगा, एक ताज साहब से 1 मिनट आपके साथ, 1 मिनट में आप कंक्लूड करेंगे। आप क्या मैसेज देना, ताज साहब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके बाद में रवि जी एक मिनट में। विनोद जी, पहले तो मैसेज ये कि मीडिया का देशवासी आप जैसे बड़े भाई हमारे हैं, और उसके साथ साथ जितने तमाम हमारे डेली वेज डिस्काउंट डिवीजन में बैठे हैं, ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इसी पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमें रेगुलेशन 64 के तहत नहीं मिलता, ये संघर्ष इतने जोर शोर से जारी रहे, और तैयार रहो, हम चाहे 10 मीटिंग कहीं करेंगे, लेकिन हमारी पहली जो मांग है वो SRO 64 तक रेगुलेशन। जब तक रेगुलेशन हम चैन से ना बैठेंगे, ना एडमिनिस्ट्रेशन को बैठने देंगे। और गुजारिश अपने साथियों से, आप भी चैन से मत बैठो, हमेशा तैयार रहो जंग के लिए जब तक अपना हक नहीं मिलता। रवि जी आप भी 1 मिनट में कंक्लूड कीजिए प्लीज। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज सभी डेली वेजरों को एक मैसेज देना चाहता हूं। पिछले दिनों एक जो हिट एंड रन का कानून आया, अभी प्रॉपर पूरे हिंदुस्तान में उसकी स्ट्राइक की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी। तो सरकार इतनी मजबूर हो गई, बिना स्ट्राइक की अनाउंसमेंट के सारा चक्का जाम हो गया, सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो डेली वेजरों को सिर्फ एक बार 60,000 की हम बात करते हैं, सिर्फ एक बार अगर 50,000 सड़क पे आ गया तो इस सरकार को उसी दिन पॉलिसी देनी पड़ेगी। ये डेली वेजरों की कमजोरी है कि जो आज तक सरकार अड़ियल रुख पे है, और हमें उम्मीद है कि हमारा डेली वेजर जिस तादाद में लड़ा है, आने वाले समय में इससे भी ज्यादा तादाद में जब लोग सड़कों पे आएंगे तो सरकार को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ताज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।